हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम एनसीईआरटी की केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नीट 2025 एंड टीजीटी-पीटीटी 2025 के लिए। इसमें हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और सभी अध्यापक गणों के लिए हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको नीट 2025 और टीजीटी-पीटीटी 2025 के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स गो। तो हमारे पास चैप्टर 7 उपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये हमारे पास चैप्टर है, इससे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने सीरीज को। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है? वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है। अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब इसमें कुछ अब इस बात का ध्यान रखना, जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ सदैव अपचयन होता है। ये आपको नोट पॉइंट याद करना, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ सदैव अपचयन भी जरूर होगा रेडॉक्स अभिक्रियाओं में। ये हमारे पास कुछ नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन इट्स एलिमेंट फ्रॉम इट्स टेक टू बी 0, यानी कि जो तत्व हैं वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में या अणुक अवस्था में उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है? 0। जैसे S8 है तो S8 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। इसी प्रकार P4 है, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। इसी प्रकार हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है? ये कार्बन का प्रूफ होता है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। और ये सेकंड पॉइंट हमारा जो आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। क्या कि एल्कली जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 होती है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसकी फर्स्ट और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है सेकंड। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन इट्स कंपाउंड विद नॉन मेटल इज +1 एंड विद मेटल इज -1, यानी कि ये तुम्हें ध्यान रखना है कि H का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है नॉन मेटल में तो +1 होती है और मेटल के साथ -1 होती है। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि H की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो अधातुओं के साथ तो +1 और धातुओं के साथ होती है -1। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना इसकी लाइन बाय लाइन। विभिन्न पदार्थों तथा उनके दूसरे पदार्थों में उनके परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र कहलाता है। भौतिक तथा जीव परिघटनाएं उपचयोपचय अभिक्रियाओं से संबंधित होती है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी भौतिक और जैव प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें सभी में क्या होता है? अपचयन और ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी अभिक्रियाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में और ओजोन छिद्र जैसे वातावरणीय विषयों के रूप में उपचय अभिक्रियाएं दिखती हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं, तो ऑक्सीकरण शब्द जो है तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीकरण के संयोग के लिए होता है। पृथ्वी पर तत्व सामान्य रूप से ऑक्साइड के रूप में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, और सक्रिय होते हैं तो ये संयुक्त क्या होते हैं? वो ऑक्साइड के रूप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो संयुक्त अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। तो उपचय विक्रियाओं को हिंदी में कहते हैं हम ऑक्सीकरण, यानी कि वे विक्रियाएं जिनमें क्या होता है? ऑक्सीकरण, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो पहला है Mg + O2 एरोगोनिसान 2MgO, यानी कि
Mg क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पे MgO, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्योंकि इसके 2-3 डेफिनेशन है, तो एक हमारे पास डेफिनेशन ये भी है कि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ध्यान से देखोगे, Mg क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो कितना होगा, 2MgO, यानी कि MgO यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। ऐसा ही S सल्फर है हमारे पास, इसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, S सल्फर के साथ जुड़ के SO2 बना दिया। इसी प्रकार क्या हुआ, हमने जो मैथेन है इसके क्या कराया, हमने ऑक्सीजन के साथ दहन कराया तो ये अपघटित होकर 2 अपघटों में टूट गया, CO2 + 2H2O। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया और देखो हाइड्रोजन क्या बाहर निकल गया। इसी प्रकार H2S की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे, S + 2H2O। अब Mg + OF2 एरोगेशन MgF2। तो यहाँ पे देखो Mg अपने कौन सी स्थिर अपने स्वतंत्र अवस्था में है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ पे MgF2 और F की कितनी होती है, -K1। तो यानी कि यहाँ पे Mg की ऑक्सीडेशन निकालते हैं हम, तो Mg की x + 2 × F की होगी -1 और = 0, यानी कि x - 2 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। यानी कि Mg की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 2। यानी क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे भी देखोगे Mg कितना है, 0। यहाँ पे Mg कितनी होगी, वैलेंसी 2। तो यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, सभी क्रिया में ऑक्सीकरण। इसी प्रकार Mg की यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2। तो 0 से कितना हुआ, 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा। और जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसी प्रकार हम, तो ये तो होगा हमारे पास ऑक्सीकरण। इसी प्रकार यहाँ पर और भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर K4FeCN6 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं कितनी, +2। और ये कैसे कहते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से कहते हैं, पोटेशियम फेरसाइनाइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Fe का, +2। यहाँ पर कितना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, +3। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। और जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन भी क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर ऑक्सीकरण की दूसरी परिभाषा भी है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन, यानी इसका कहने का मतलब यह है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय पदार्थ का भी जुड़ना, या ऑक्सीजन कहलाता है, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण। पहले किसी यौगिक में ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन माना जाता था, लेकिन आजकल अपचयन शब्द को विस्तृत रूप से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को भी हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहते हैं। यानी कि क्या, किसी हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसमें क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन का तो योग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, बाहर निकलना।
तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व भी जुड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, धन विद्युत तत्व, यहाँ पे कितना, ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पर क्या हुआ 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे अपचयन। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे Fe कितनी वैलेंसी है 3, यहाँ पे चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज घटा। जब चार्ज घटेगा तो क्या होगा वहाँ पे अपचयन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना CH2 पे -Q2, CH2 पे यहाँ पे -Q2, देखो 2 से 2, 3 से 3, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है। तो ये तुम्हें याद रखना, जब धनात्मक संयोजकता घटे और ऋणात्मक संयोजकता बढ़े, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी, ठीक, वहाँ पर होता है हमारा अपचयन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे धनात्मक संयोजकता घट रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब धनात्मक संयोजकता घटेगी तो यहाँ पर होएगा अपचयन। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास अपचयन। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, Fe प्लस की 2 वैलेंसी, यहाँ पर Hg कितनी है, प्लस की 1, तो धनात्मक संयोजकता क्या हुई, घटी, और जब धनात्मक संयोजकता घटेगी तो वहाँ पर भी क्या होगा हमारा अपचयन। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में पहचाने किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो देखो यहाँ पे S पे कितनी वैलेंसी है, -2, यहाँ पे S पे कितनी वैलेंसी है 0। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे S की तो वैलेंसी जो है -2 है, यहाँ पे S का कितना होगा 0। तो क्या हुआ, ऋणात्मक संयोजकता घटी, और जब ऋणात्मक संयोजकता घटेगी तो यहाँ पर क्या होएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे Cl पे कितना है 0, यहाँ पे Cl पे कितना हो गया -1, तो यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता क्या हुई, तो यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता घट रही है, तो H2S में तो हो रहा है क्या हमारे पास अपचयन। यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता घट रही है, तो यानी कि H2S में तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और Cl में ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, Cl में हो रहा है यहाँ पे अपचयन। इसी प्रकार अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे Fe3O4 तो होगा -2 वैलेंसी होती है, यानी कि 4 दूनी 8, 8 बटे 3, तो यहाँ पे Al कितना है 0, यहाँ पे Al की 0 हो गया, यहाँ पे Fe पर भी 0 होगी, और 3 दूनी 6, तो प्लस के 3, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अपचयन। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन ये है जो मैंने अभी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी और ऋणात्मक संयोजकता घटेगी, तो वहाँ पर होएगा ऑक्सीकरण। और जब कभी भी ऋणात्मक संयोजकता बढ़े, धनात्मक संयोजकता घटे, तो वहाँ पर होएगा हमारे पास अपचयन। अब देखो ध्यान से, Na पे कितनी है 0, यहाँ पे Na पे कितनी होगी +1, तो धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है। Cl पे 0, Cl पे -1, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हुआ, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन। तो कैसी आई हो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार Na पे 0, यहाँ पर O2 पे भी कितना 0, Na पे +1 और O पे -2। तो पहले Na पे देखोगे तो 0 से कितना होगा 1, यानी कि धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा Na में ऑक्सीकरण, और O2 के 0 से होगा -2, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा अपचयन। यानी कि Na में तो हो रहा है ऑक्सीकरण और O2 में हो रहा है अपचयन, इसलिए क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया।
तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसे हमारे पास ये कोई रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Na है, सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पे कितनी है, क्या हुआ, यहाँ पे Na पे 0 है, यहाँ पे कितना Na पे कितना चार्ज है, प्लस के 2, यानी कि Na से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो यानी कि कहने का मतलब धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है और ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक संयोजकता क्या हुई, यहाँ पे बढ़ी और ऋणात्मक संयोजकता बढ़ी। तो Na में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और Cl में हो रहा है अपचयन। इसलिए ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी प्रकार अगर देखोगे Na पे यहाँ पे कितनी चार्ज है, 0, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कितना आ गया, प्लस का 2 चार्ज आ गया, यानी धनात्मक संयोजकता यहाँ पर बढ़ रही है और धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी तो Na में क्या होगा, ऑक्सीकरण, और Cl में यहाँ पे 0 है O2 में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, गेन करने के बाद में O2 पर कितना चार्ज आएगा, माइनस के 2, यानी कि Na में क्या हुआ, धनात्मक संयोजकता बढ़ी तो यानी कि ऑक्सीकरण, O में क्या हुआ, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ी तो इसमें होगा अपचयन। तो इसलिए इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी साथ साथ हो रहा है। इसी प्रकार आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या हमारे पास Na पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 0, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, चार्ज कितना गया, Na2 प्लस, यानी कि क्या हुआ, धनात्मक संयोजकता बढ़ी है। जब धनात्मक संयोजकता बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। इसी प्रकार द्वितीय अर्धाभिक्रिया जो हमारे पास S कितना चार्ज, यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना होगा, माइनस को 2, यानी कि S ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और चार्ज कितना गेन कर लिया अपने पर, माइनस के 2, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, अपचयन, यानी कि S में क्या हो गया, अपचयन, यानी कि Na में ऑक्सीकरण और Na में क्या हो गया, अपचयन। इसलिए कैसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि उपापचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है, अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकालने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अर्ध अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको बता दिया, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल, ठीक है, धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ेगी तो वहाँ पर अपचयन होगा। ये इसका दूसरा शब्द हो गया ऑक्सीकरण। यहाँ पर और नोट पॉइंट है, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, यानी किसी पदार्थ या किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तो होता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन दाता क्या होते हैं, अपचायक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक, और जो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीकारक, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें कहते हैं अपचायक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि कैसे कैसे काम करते हैं ये। देखो हमारे पास क्या, एक हमने बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका, कॉपर नाइट्रेट का। तो हमने कॉपर नाइट्रेट विलयन में क्या करा, एक जिंक की छड़ डाल दी है। ये क्या हमारे पास जिंक रोड है, जिंक की छड़ है। तो हमने जिंक की छड़ को कॉपर नाइट्रेट के विलयन में डुबो दिया। तो डुबोने पर हुआ क्या, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस के 2 चार्ज। तो प्लस के 2 चार्ज आने पर क्या हुआ, इसका रंग कैसा हो गया, नीला। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी नीले रंग की तीव्रता में क्या होगा, नीले रंग की तीव्रता में धीरे धीरे क्या होगी, कमी। तो नीले रंग की तीव्रता में कमी होने से क्या हुआ, Zn पर प्लस के, क्योंकि क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चले जाना चालू हो गए। तो Zn पर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लस का चार्ज आना चालू हो जाएगा। कितना चार्ज आएगा प्लस का, Zn में प्लस का 2 चार्ज आ गया। फिर यहाँ से जो Cu+2 है उसने
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। तो Cu में कन्वर्ट होने के बाद में ये पोजीशन आएगी हमारे पास, अंतिम स्टेज आ जाएगी। तो फिर हुआ क्या, जो हमारे पास जिंक रोड ही, उस जिंक रोड पे Cu का क्या होगा, Cu की परत जम गई यहाँ पे, यानी कि Cu का क्या होगा, निक्षेपण। तो जो जिंक रोड ली ही हमने, उस जिंक रोड पर धीरे 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 किसी का कॉपर की परत चढ़ गई। तो Zn+2 आयन है, इस पर क्या करेगा H2S से, तो Zns प्लस के H2। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं। जिंक धातु की एक पट्टी को 1 घंटे के लिए कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हमने रख दिया। फिर धातु की पट्टी पर कॉपर धातु की लाल रंग की परत क्या होगी, जम गई। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, एक विलयन लिया, उसमें जिंक की रोड ले ली और जिंक नाइट्रेट के विलयन में उसे हमने 1 घंटे के लिए रख दिया। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस जो हमने जिंक की रोड ली, इस पर कॉपर की लाल रंग की धीरे धीरे परत जमनी चालू हो गई। और अंत में क्या हुआ, धीरे धीरे विलयन का जो रंग है नीला, और नीले से क्या होगा, धीरे धीरे गायब हो गया। धातु की पट्टी पर नीले रंग, धातु की पट्टी पर कॉपर धातु की लाल रंग की परत जम जाती है तथा विलयन का रंग के नीले से धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो जाता है। फिर बाद में क्या हुआ कि रंगीन घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजारी हमने। जो रंगीन घोल है ये वाला हमारे पास जो अंतिम अवस्था है, इसमें हमने H2S गैस प्रवाहित कराई, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित कराने से हुआ क्या, तो वो जिंक सल्फाइड Zns जो है अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखा जिंक धातु तथा कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन के घोल में होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। तो Zn सॉलिड स्टेट में है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, लोड करके वो Zn प्लस का 2 चार्ज आ गया, यानी कि एक्वस फॉर्म में पहुँच गया। इसी प्रकार जो हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर एक्वस फॉर्म में उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड स्टेट में आ गया Cu में, यानी कि हमारे पास क्या होगी, अभिक्रिया ये हमारे पास है। Zn सॉलिड स्टेट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज करने पे Zn फॉर्म में आ गया, एक्वस फॉर्म में। इसी प्रकार यानी कि Zn में क्या होगा, ऑक्सीकरण, धनात्मक संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए Zn में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा, यानी कि प्राप्त करा। प्राप्त करने के बाद Cu सॉलिड की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक संयुक्ता यहाँ पर घट रही है। जब धनात्मक संयुक्ता घटेगी तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन, यानी कि Cu+2 आयन जो है Cu की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हो गया। तो कॉपर धातु की पट्टी को जिंक सल्फेट के घोल में डुबोने पर कोई भी प्रक्रिया नहीं दिखलाई देती। यहाँ पे लिखा हुआ भी थोड़ा सा, कॉपर धातु तथा जल और नाइट्रेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली क्रिया को, ठीक है। फिर आयन के कारण घोल का रंग कैसा होगा, नीला। ये वाला हमारे पास है, यहाँ पे बिल्कुल वही तरीका दे रखा है। एक भी कर लिया प्रारंभ में, और फिर प्रारंभ में लेने के बाद में हमने इसमें क्या काम किया, कॉपर की छड़ को इसमें सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबो दिया। तो कॉपर की छड़ को क्या काम करा हमने, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में इसे डुबो दिया। तो डुबोने पर होएगा क्या, धीरे धीरे ये AgNO3 अपना एनोड टूटेगा, Ag+NO3 माइनस में ये टूट जाएगा। और धीरे धीरे होगा क्या कि जो कॉपर है उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धीरे धीरे लूज होंगे। तो Cu जो 2+ है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद में होगा क्या कि ये जो इसके जो Cu के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले जाएंगे, वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में चले जाएंगे। और धीरे धीरे जो हमारे पास कॉपर की रोड है Cu एक्वस की फॉर्म में आ जाएगी। एक्वस की फॉर्म में आने के बाद में वो धीरे धीरे इसमें क्या होएगा, फिर रंग की परिवर्तन होएगा। परिवर्तन होने के बाद में जो हमारे पास कॉपर की छड़ ही
उस कॉपर की छड़ पर किसकी परत जम गई, तो जो CO2+ था वो क्या होगा, उसका धीरे धीरे रंगहीन से कैसा होगा, नीले रंग में बदल गया। और जो हमारे पास कॉपर की छड़ है, उस कॉपर की छड़ पर जो सिल्वर है उसकी परत क्या होगी, जम गई। यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने, जो CO सॉलिड की फॉर्म में था, कॉपर की रोड ली, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे, लूज करने के बाद एक्वस की फॉर्म में आ गया, यानी कि CO में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार जो हमारे पास Ag+ एक्वस फॉर्म में उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, गेन करने के बाद में क्या होगा, Ag सॉलिड की फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, Ag में धनात्मक संयोजकता घट रही है। और जब धनात्मक संयोजकता घट रही है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। इसी प्रकार हमने यहाँ पर CO कोबाल्ट है, सॉलिड की फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, लूज करने के बाद एक्वस की फॉर्म में आ गया, यानी कि धनात्मक संयुक्त क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ी। और जब धनात्मक संयुक्ता बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर जो निकल हमारा एक्वस की फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी कि प्राप्त करे, और प्राप्त करने के बाद में जो निकल है सॉलिड की फॉर्म में एडजस्ट हो गया, यानी क्या हुआ, यहाँ पर धनात्मक संयुक्ता क्या हो रही है, घटी। जब धनात्मक संयुक्ता घटती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अपचयन। तो ये भी कैसी हमारे पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। और भी इसमें देख सकते हैं हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता क्रम, ये इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता क्रम क्या हमारे पास, ये ZnCuAg। अब तुम्हें वो पता होनी चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn का जो स्थान है वो कॉपर से नहीं ऊपर होता है, Zn का स्थान कॉपर से ऊपर होता है, और कॉपर का स्थान Ag से ऊपर होता है, यानी कि जो ऊपर वाला तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व को विलीन में से निष्कासित कर सकता है। तो Zn जो है Cu को निकाल सकता है विलीन में से, और जो Cu है वो Ag का निष्कासन कर सकता है विलीन में से। लेकिन Ag और Cu दोनों ही ये जिंक से नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए ये दोनों में इतनी शक्ति नहीं है कि Zn को विलीन में से बाहर निकाल सकें। तो ये आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए, उसके बेस पे ही आपको ये कॉन्सेप्ट याद क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हमारे पास तीनों की तीनों धातु हैं, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सक्रियता क्या होती है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु की सक्रियता घटती है और अधातु की सक्रियता बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, जिंक, सब उससे कम सक्रिय Cu, उससे कम सक्रिय कितना हमारे पास Ag। तो धातु सक्रियता सीरीज अथवा विद्युत रासायनिक श्रेणी बना सकते हैं। तो इन सेलों से तो क्या कर सकते हैं, इन सेलों से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनिक सेल। और हमारे पास ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं अपने पास। P ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन की जो रेंज होती है वो आपको याद होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन -8 से संयोजी इलेक्ट्रॉन तक। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन -8 टू संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसा हमने कोई एग्जांपल लीजिए नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो तो कितना आएगा 5, तो -8 टू फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही नाइट्रोजन के N5, तो 5 में से -10 × 5, यानी कि जो नाइट्रोजन है इसकी जो रेंज होती है ऑक्सीडेशन की वो -3 टू +5 तक रेंज होती है इसकी, फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। इसी प्रकार अगर हमने सल्फ़र ले लिया, अब सल्फ़र तुम्हें भी होता है 16 ग्रुप का है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 6। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -8 टू +6, तो 8 में से 6 के -2 +6, यानी कि जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज का जो ठीक है, जो हमारे पास सल्फ़र है उसकी रेंज जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो -2 से +6 तक होती है। और बस ये नोट छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो H2 जो है अणु में
H2 अणु में जो H परमाणु कैसा है, वो न्यूट्रल है। ऑक्सीजन परमाणु O2 में शून्य, यू भी न्यूट्रल हो जाएगा। अब याद रखना, इसमें जो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो आंशिक रूप से ही होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हुआ, H2 + Cl2, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Cl जो है इसके साथ जुड़ गया आकर, यानी क्या हुआ, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है। अब जो यहाँ पर कितनी है 0, यहाँ पर कितनी होगी -1, तो ऋणात्मक संयोजकता बढ़ेगी। जब ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अपचयन होता है। इसी प्रकार अगर तुम ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर Cl कितनी है 0, यहाँ पर Cl कितनी होगी, यहाँ पर अगर Cl की निकालोगे तो या CH4 की निकालोगे तो ये नोट पॉइंट करना है। जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो मेटल के साथ तो -1 होती है और नॉन मेटल के साथ +1, यानी कि मेटल का मतलब धातु के साथ तो होती है -1 और अधातु के साथ होती है +1। तो वही है यहाँ पे। जैसे क्या कार्बन, कार्बन क्या होता है हमारे पास, वो धातु होती है, तो इसकी कितनी होगी +1, यानी कि -4 हो जाएगी, यहाँ पे -4। यहाँ पे कितना आएगा, फिर Cl पर कितना होता है -1 +4। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऋणात्मक संयोजकता घट रही है और यहाँ पे Cl की 0, यहाँ पे Cl कितनी आएगी -1। तो ऋणात्मक संयोजकता घट रही है, तो यानी कि इसमें तो हो गया ऑक्सीकरण, और Cl में यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 0 सा हो गया, मान के ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर हो गया अपचयन। तो ये ऐसे भी हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे H2 पर कितना +1, यहाँ पर O पर -2। तो H देखोगे 0 से कितनी हुई 1, तो धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीकरण। और O पर देखोगे 0 से कितना -2, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ अपचयन। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, इन्होंने दे भी रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे H पे कितना 0, Cl पे कितना 0, और यहाँ पर देखोगे H पर +1, Cl पर -1। तो H पर देखोगे 0 से +1, तो धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और Cl पर देखोगे 0 से हो रही है -1, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे देखते हो तो यहाँ पर क्या हुआ, C पे की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -4 से +4 हो रही है, यानी धनात्मक संयोजकता क्या हुई, बढ़ी। तो अगर धनात्मक संयोजकता बढ़ेगी तो क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीकरण। और Cl पर देखोगे यहाँ पे 0 से कितना -1, यानी कि यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर हो रहा अपचयन। तो यहाँ पर लिखे हुए दिया उन्होंने, किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी, किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जा सकता है कि सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन युग्म केवल अधिक विद्युत ऋणी तत्व से संबंध होते हैं। और इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑक्सीकरण संख्या की गणना के लिए कुछ रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला रूल क्या है, तत्वों में स्वतंत्र अथवा असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। यानी कि ये कह रहा है कि जो तत्व होते हैं वो अपनी स्वतंत्र अवस्था में या असंयुक्त दशा में उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, 0। जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, Cl2 है, O3 है, P4 है, H8 है, Na, Mg तथा Al, सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी यहाँ पर 0। दूसरा नियम क्या है, केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में उपस्थित आवेश का मान है। जैसा हमारे पास जिसमें केवल एक परमाणु वाले आयन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है Mg, कितने परमाणु है, 1। अब जो भी उसका आवेश होएगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो Mg की आवेश कितना
2 है तो वही क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ऐसा ही हमारे पास Ng की, ऐसे हमारे पास एक परमाणु वाला आयन है। अब एक परमाणु वाला आयन जो भी उसका आवेश होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या। कितना आवेश है, +1, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। इसी प्रकार Fe+3 है, आवेश कितना 3, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी, +3। इसी प्रकार Cl है, कितना है ऑक्सीकरण संख्या, -1, तो कितना होगा, -1। इसी प्रकार हमारे पास O2 है, आवेश कितना, -2, तो ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी, -2। अब ये पॉइंट याद रखना, तो जो क्षार धातु होती हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षार धातु की संख्या +1 और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2। तो एल्यूमिनियम की उसके योग में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3 मानी जाती है। तो एल्यूमिनियम की याद रखनी है, एल्यूमिनियम कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या +3। रोल नंबर हमारे पास 3rd है। अधिकांश यौगिकों में, तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। पर इसमें 2 हमारे पास अपवाद भी है। पहला अपवाद क्या है, जो पेरोक्साइड होते हैं और सुपर ऑक्साइड। तो इसमें पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, जो हमारे पास पेरोक्साइड होते हैं, जैसे हमारे पास H2O2 है, Na2O2 है, तो जो पेरोक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। और जो सुपर ऑक्साइड है जैसे KO2, RbO2, तो जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती है -1/2। ये आपको वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन की कितनी होती है, जनरली -2 होती है। लेकिन 2 अपवाद भी हैं इसके, क्या कि पेरोक्साइड में तो होती है -1 और सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। और दूसरा अपवाद बहुत दुर्लभ है, कौन सा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 तथा ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो एक तो होता OF2, अरे O2F2। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, इसमें तो है OF2 में तो +2 और O2F2 में +1। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछा गया है, नीट के एग्जाम में भी और TGT PGT में भी। तो ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था TGT सन 2021 में, तो इसलिए आपको वेरी ध्यानपूर्वक इसे देखना भी है। तो ये कौन से, एक तो OF2, तो OF2 में कितना होता है, +2, और O2F2 में +1। और कैसे होते हैं ये सदैव धनात्मक, ये भी आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में रोल नंबर हमारे पास 4 है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है केवल उस दशा को छोड़कर जहाँ क्षार धातुएं द्विअंगी यौगिक बनाती हैं। वो कहने का मतलब वही है, मैंने अभी बता दिया। जो हाइड्रोजन है मेटल के लिए, धातुओं के लिए तो -1 होती है, और अधातुओं के लिए ऑक्सीजन संख्या होती है +1। ये आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। तो जैसे हमारे पास NaH है, CaCH2, तो Na क्या है, हमारे पास धातु है, और धातु हैं जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन संख्या लेनी है कितनी, -1। ठीक है, और जब अधातु है तो उसके साथ लेनी है हमारे पास +1। फिर रोल नंबर 5 है। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, हम जानते हैं फ्लोरीन की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो -1 होती है, लेकिन ठीक है जनरली कितनी होती है, -1। लेकिन यौगिक में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजनों Cl, Br तथा I की ऑक्सीजन संख्या भी -1 होती है। बस ये ध्यान रखना है कि फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, जनरली -1 होती है। उसके बाद में फिर रोल नंबर 6 है। यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि जितने भी कोई भी हमारे पास यौगिक है उस यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होना चाहिए, 0।
जैसा हमारे पास ये हो गया NaH, यू क्या हमारे पास एक क्या है, परमाणु है, ठीक है, यौगिक है एक। अब इस योग में जो यौगिक है 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक तो NS और एक S है। अब इन इस वाले योग में सभी परमाणु की जो ऑक्सीजन संख्या उनका योग कितना होना चाहिए, 0। जैसे Na पर कितना +1 और H पर -1, तो इनका जब योगफल करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आ जाएगा, 0। तो इसका कहने का मतलब यही है कि किसी यौगिक में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होता है वो कितना होता है, 0। अब उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। बहुपरमाणु आयनों में सभी परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या का बीजगणितीय योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। जैसा हमारे पास कैसा ही बहुपरमाणु आयन है, जैसा CO3। अब जैसे भी बहुपरमाणु आयन है तो जो भी उस पर आवेश होएगा वही क्या होएगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। जैसा SO4 है, इसी प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहें SO4, तो कैसा आयु, बहुपरमाणु आयन है। तो बहुपरमाणु आयन में जो भी उस पर आवेश होता है वही उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है और अधात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होती है। ये दोनों में से तो धात्विक की होती है धनात्मक और अधात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होती है। जो संक्रमण धातु है के तत्व हैं वो अनेक धनात्मक ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं। पहले 2 वर्गों के परमाणुओं के लिए उनकी वर्ग संख्या ही उनकी उच्चतम ऑक्सीजन संख्या होती है। जैसे पहले 2 वर्ग का मतलब एक तो ये वाला क्षार मृत धातुएं पहले वर्ग में पाई जाती हैं तो उनकी ऑक्सीजन संख्या 1 होती है और +1, और क्षारीय मृत धातुएं जो पाई जाती हैं तो दूसरे वाले वर्ग में पाई जाती हैं तो उनकी ऑक्सीजन संख्या जो होती है +2 होती है। इसका कहने का मतलब ये है। अब जैसा हमारे पास CO4 है तो CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +4। ये आप निकाल भी सकते हो, C+ और होगी कितनी, -2 = 0। तो C यानी कि x -4 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो ये ध्यान रखना। तो CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +4। ये हमारे पास तत्व है NaMgAl SiPsCl। ये यौगिक होगी NaCl MgSO4 AlF6 SiCl4 P4O10 SF6 HClO4। अब हमें क्या करना है, जो Na है वो पहले वर्ग में है, पहले वर्ग का तत्व है तो इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो सकती है, 1। Mg क्या है, दूसरे वर्ग का है तो इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या हो सकती है 2। एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का है तो इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +3। SI कितना 14वें वर्ग का है, इसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या हो सकती है 4। फास्फोरस जो है 15वें वर्ग का है, इसलिए अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो सकती है, 5। ये लास्ट वाला ध्यान रखना है इनमें, ये वाले जो लास्ट वाले होते हैं ना इन्हें फोकस कर लो। जो लास्ट वाले नंबर है वही उसकी ऑक्सीजन संख्या होती है। इसी प्रकार जो सल्फर हमारे पास 16 ग्रुप का है इसलिए ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी इसकी, 6। जो क्लोरीन है हैलोजन है वो 17वें वर्ग में आता है इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, 7। 7वां वर्ग लास्ट वाला है। और रेंज निकालना बता ही दिया मैंने। वैलेंस तो अब इसकी रेंज अगर देखें हम तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, फॉर्मूला आपको बता ही दिया मैंने, ये रहा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी रेंज पता करनी है हमें एल्यूमिनियम की तो कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास में, 3। तो कितना आएगा, -3 -8। ये फॉर्मूला बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा, -5 टू 3, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी फ्रेक्शन नंबर की
वो -5 से 3 के बीच में ऑस्किलेट करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज जा सकता है। इसी प्रकार फास्फोरस है, अगर हम इसकी रेंज निकालना चाहें तो सबसे पहले इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो 5 माइनस कितना 8 टू 5, यानी कितना है -3 टू 5। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन की रेंज आएगी इसी। ठीक है, इसी प्रकार हम Cl की रेंज निकालना चाहें तो कितनी आएगी 7 -8 टू +7 -1 टू +7। तो Cl जो है इसकी जो रेंज आती है वो भी -1 से लेकर कहाँ तक +7 तक इसकी रेंज होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। इसी प्रकार जर्मन रसायन अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार योग में धातुओं की ऑक्सीजन अवस्था को रोमन संख्यांक में कोष्टक में लिखा जाता है। इसे स्टॉक संकेतन कहा जाता है, यानी कि जो धातु होती हैं उनकी ऑक्सीजन संख्या को रोमन अंकों में लिखते हैं छोटे कोष्टक के अंदर, जिसे हम स्टॉक संकेतन के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास AU है तो इसकी चार्ज कितना होता है +1, तो हमने इसे क्या करेंगे छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीजन संख्या को लिख देंगे। तो इसे इस संकेत का नाम क्या होगा स्टॉक संकेतन। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हमारे पास SN है, SN पर कितना +2 आवेश होता है SN। तो ये जो इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है इसे क्या करते हैं हम रोमन अंकों में लिख देते हैं। तो ये इसे इस संकेत का नाम होता है स्टॉक संकेतन। यहाँ पर इन्होंने क्या भी रखा कि स्टॉक संकेत का उपयोग करते हुए निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देखो HAuCl4 है, तो हमें क्या करना निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए। तो हमें इसमें जो मेन सेंट्रल आइटम है हमने AU मान लिया AU। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं 4 में से 1 गया -3, यानी कि AU कितनी आ गई +3। तो हम जब इसे लिखेंगे तो छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में लिखेंगे। इस संकेत का नाम ही हो जाएगा हमारे पास स्टॉक संकेत। ऐसे ही TiO4 है, तो Ti की निकालनी है 2x माइनस O की कितनी होती है -2 = 0। तो 2x बराबर कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल है, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो कितना चार्ज आएगा 1। इसी प्रकार हम सभी की सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उन्हें रोमन अंकों में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे HAU, तो AU की क्या की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया उसका आया 3। तो हमने छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन अंकों में लिख दिया, यानी कि इसे कहते हैं स्टॉक संकेत। इसी प्रकार TiO2 है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आई 1, तो Ti2 रोमन अंकों में आई और तो इसे स्टॉक संकेतन के रूप में लिख लिया। आई होप आप इसी प्रकार सभी का भी स्टॉक संकेत के रूप में भी सभी को लिख सकते हो। अपचयन, मैंने आपके बारे में अपचयन के बारे में बता ही दिया। क्या होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है अपचयन। या और अक्षिकार क्या होते हैं वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ ठीक है। अक्षिकार क्या होते हैं वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ के तत्व की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि करे उसे और अक्षिकारकों को ऑक्सीडेंट भी करे। दूसरा हमारे पास अपचायक। अपचायक क्या होता तो अपचयन में क्या होता हमारे पास ऑक्सीजन संख्या में क्या होती कमी। तो अक्षिकार क्या होते हैं वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि करे और अक्षिकारकों को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अपचायक क्या होते हैं तो अक्षिकारक तो समझ में आ गया होगा, जो जिन पदार्थों की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है उन्हें कहते हैं हम ठीक है अक्षिकारक, और जिन तत्वों की ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है कमी उन्हें कहते हैं हम अपचायक। यानी कि ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि, तो जिन तत्वों की ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है वृद्धि वो अक्षिकारक होते हैं, जिन तत्वों की ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है कमी
उन्हें हम अपचायक के नाम से जानते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपचायक अभिक्रिया है या नहीं है। चेक करना है कि इसमें कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक है। तो हम किसके माध्यम से करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर सी यू का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1, होगा कितना है -2, सी यू प्लस के 1 और एस पर -2। यहाँ फिर सी यू क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट पोजीशन में है तो कितना आएगा 0, SO2 कितना है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, सी यू क्या हुआ, सी यू ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है, कमी, और ऑक्सीजन संख्या में कमी है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपचायक हो गए। ऑक्सीकारक, अगर ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि तो ऑक्सीकरण कहते हैं उसे। अपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप योग अभिक्रियाएं। अब तुम्हें अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। अभिक्रिया, योग अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़कर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं योग अभिक्रियाएं। यहाँ पे क्या हुआ, A+B इन दो तत्वों ने आपस में जुड़कर एक तीसरे तत्व का निर्माण कर लिया, C का। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, जैसे C ने O2 के साथ जुड़कर CO2 बना लिया, एक नए तत्व का निर्माण कर लिया। तो दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं, कैसे अभिक्रियाएं, योग अभिक्रियाएं। यहाँ पे Mg N2 के साथ जुड़कर Mg3N2 यानी कि दो तत्व जुड़कर तीसरे तत्व का निर्माण कर लिया, तो कैसा है, योग अभिक्रिया है। ये भी क्या हमारे पास CH4O2 CO2 + H2O भी क्या एक योग अभिक्रिया है। फिर दूसरे नंबर पर अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक तत्व दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तत्व है H2O लिक्विड फॉर्म में है, जब हमने इसे हीट करा तो इसमें दो चीज़ बाहर निकली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक तत्व जो है, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गए। जब एक तत्व दो या दो से अधिक भागों में विघटित हो जावे तो वहाँ पर होता है अपघटन अभिक्रियाएं। इसी प्रकार सोडियम हाइड्राइड है, जब हमने इसे गर्म करा तो सोडियम और हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, यानी कि एक तत्व दो तत्वों में विभाजित हो गया, तो कैसा हो गया, अपघटन अभिक्रियाएं। इसी प्रकार KClO3 है, जब हमने इसे गर्म करा तो KCl + O2 में टूट गया, तो यानी कि एक तत्व दो तत्वों को दो विभागों में विभाजित हो गया, इसलिए कैसी अभिक्रिया ये होगी, अपघटन अभिक्रिया है। तो जरूर नहीं कि अब यहाँ पे एक चीज़ों का फोकस और भी करना है, ध्यान देने योग्य है कि सभी अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अपचय नहीं होती, यानी कि सभी अभिक्रियाएं जो हैं, सभी अपघटन अभिक्रियाएं जरूर नहीं कि वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हों। जैसे ध्यान से देखोगे, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, ये नहीं कि एक तत्व में ऑक्सीकरण होना चाहिए, एक में अपचयन होना चाहिए। तो अपघटन अभिक्रियाओं के लिए जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकली प्रूफ होगा। Ca पे कितनी वैलेंसी है, +2, कार्बन पे कितनी, +4, O पे कितनी होती है, -2। यहाँ पर देखो Ca +2, O पे -2, C +2, C +4 और O पे -2। तो देखो यहाँ पर Ca की 2 पहले भी है, अब बाद में भी 2 होगी अपघटित होने के बाद। C पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 में है, अपघटित होने के बाद अब भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 में ही है। O जो है -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ पर भी O का भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो CaCO3 है वो गर्म करने पर दो भागों में विभाजित तो हो गया, लेकिन उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। इसलिए ये जरूरी यहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिकली बता भी रखा है कि अपघटन अभिक्रियाओं में जरूर नहीं कि अपघटन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हों। इस एग्जाम्पल के माध्यम से विस्थापन अभिक्रियाएं, इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है परमाणु अणु या आयन से। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में योग के परमाणु अणु या आयन दूसरे तत्व के परमाणु अणु या आयन के द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे हमारा X + YZ, अब ने यहाँ पर क्या हुआ, X ने Y को विस्थापित कर दिया और XZ बना लिया नया तत्व, और Y क्या होगा, विस्थापन। अब विस्थापन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक धातु विस्थापन होता है और एक अधातु विस्थापन। तो धातु विस्थापन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एक धातु दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में
विस्थापित कर देती है। विमुक्त का मतलब स्वतंत्र अवस्था में, यानी कि एक जो धातु है वो दूसरी धातु को आज़ाद कर देती है। यहाँ पर देखो दिया हुआ भी है। तो CuSO4 एक्वस फॉर्म में है, इसकी हमने क्रिया कराई Zn के साथ, तो Cu + ZnSO4। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो Zn ने क्या काम करा, Cu को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर दिया, यानी कि U भी धातु है Zn और Cu भी धातु है। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो Zn ने Cu को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल V2O5 की क्रिया कराई हमने Ca के साथ, तो Ca ने का काम करा, इस V2 को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार TiCl4 है प्लस Mg, तो Mg ने क्या काम करा, वो Ti को क्या काम करा, संयुक्त यानी कि मुक्त अवस्था में विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर दिया। तो जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक तो धातु विस्थापन और एक अधातु विस्थापन। तो धातु विस्थापन में क्या होता है कि एक धातु जो है दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर देती है, जैसा मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बता दिया। अब होता है अधातु विस्थापन। अधातु विस्थापन में होता क्या है, अधातु विस्थापन अब चयापचयी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन विस्थापन, ऑक्सीजन विस्थापन आदि दुर्लभ अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, यानी कि अधातु विस्थापन में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का विस्थापन हो जाता है। तो सभी क्षार धातुएं तथा कुछ मृद धातुएं, ठीक है, ये क्या होता है, हमारे शीतलन से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देते हैं, क्योंकि जो क्षार धातु होती है ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्या होता है, ये ठंडे जल से ही क्रिया कर जाती हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम, हाँ सोडियम क्रिया कराई। सोडियम क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। तो इसने जब ठंडे जल से क्रिया कराई तो तुरंत हमने इसने क्या हुआ, हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया। यानी कि इसमें होता क्या है कि अधातु विस्थापन में इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि धातुओं का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। हाइड्रोजन का भी विस्थापन हो सकता है और ऑक्सीजन का भी विस्थापन हो सकता है। जैसा हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम में क्या है, तो कैल्शियम में एक हमारे पास सक्रिय धातु है। जब हमने ठंडे जल के साथ क्रिया कराई तो तुरंत, क्योंकि क्रियाशील होने की वजह से इनने तुरंत ठंडे जल के साथ क्रिया कर ली और क्रिया करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना दिया प्लस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अब जो हमारे पास मैग्नीशियम है, आयरन है, ये कुछ कम क्रियाशील धातु होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, ये ठंडे जल के साथ तो क्रिया करती नहीं है, इनके लिए हमें थोड़ा सा ये गर्म जल के साथ क्रिया करती हैं और गर्म जल के साथ क्रिया करने के बाद तब हाइड्रोजन का विस्थापित कर देती हैं। क्योंकि ये मोर रिएक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही हैं, इसलिए ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर जाती हैं। कुछ कम रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये भाप के साथ या गर्म जल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो Mg क्या है, एक ठीक है कम सक्रियशील धातु है, इसलिए इन्होंने क्या काम करा, भाप के साथ यानी गर्म जल के साथ क्या ही क्रिया करी, तब इन्होंने हाइड्रोजन का विस्थापन करा। इसी प्रकार Fe है, ये भी क्या है, कम क्रियाशील धातु है, ये जब गर्म जल के साथ क्रिया करेगी तब हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। इसमें क्या, बहुत सी धातुएं जो शीतल जल से क्रिया नहीं करती, अम्लों से क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो अम्लों से क्या हुआ, हाइड्रोजन को इन्होंने विस्थापित कर दिया। कैडमियम तथा टीन इसी प्रकार के धातुओं के उदाहरण हैं। तो कैडमियम और टीन जो होता है ये क्या होती हैं, वो शीतल जल से क्रिया नहीं करती लेकिन अम्लों से हाइड्रोजन को अलग कर देती हैं। तो इसमें नाम क्या हमारे पास, एक कैडमियम है और एक टीन। ये क्या करती हैं, ये शीतल जल से क्रिया नहीं करते हैं लेकिन ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जैसा हमारे पास जिंक है, तो जिंक क्या है, कम क्रियाशील धातु है, लेकिन इसने क्या काम करा, अम्लों से HCl के अम्ल, जिंक कम क्रियाशील धातु होने से
ये सीधे ठंडे जल से तो क्रिया करती नहीं है, ये क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। देखो हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया। ऐसे ही प्रकार मैग्नीशियम है, इसने भी क्या काम करा, अम्लों के साथ क्रिया करी HCl के साथ तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार Fe कम क्रियाशील धातु है, ये ठंडे जल के साथ तो क्रिया करेगा नहीं है, लेकिन अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो हाइड्रोजन गैस की निष्कासन की गति धातु की सक्रियता की परिचायक है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस अगर निकलती है तो किसकी क्या सिद्ध होता है कि वहाँ में क्या है, धातु। तो जो Fe जैसी कम क्रियाशील धातु से न्यूनतम तथा Mg जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातु के लिए उच्चतम है। सिल्वर, गोल्ड आदि धातु है जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं। प्राकृत का मतलब स्वतंत्र अवस्था में। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कम क्रियाशील धातु होती हैं। तो ये प्रकृति में जो है वो संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, बल्कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, यानी कि किसी से क्रिया नहीं करती। जब ये क्रिया नहीं करते तो ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो ये नोट पॉइंट याद रखना है आपको कि गोल्ड, सोना, चांदी जो होती हैं कम क्रियाशील धातु होती हैं, तो ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। ये फिर तुम्हें टेबल भी याद होनी चाहिए। जॉन जैडन CuAg, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या है, Zn, उसके बाद कम क्या है, Cu, उसके सबसे कम क्रियाशील कौन सी है, Ag। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपको याद है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सक्रियता क्या होती है, धातु की सक्रियता घटती है। तो सबसे ऊपर कौन है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, Zn, तो सबसे ज़्यादा सक्रिय Zn होगा। उसके नीचे कौन है, Cu, उससे कम ही होएगा Cu। और सबसे नीचे कौन सा है, Ag, तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा आएगा, Ag। धातु के समान हैलोजनों की सक्रियता का अस्तित्व है, यानी कि जैसे धातु होती हैं उसी प्रकार हैलोजन में भी यही प्रॉपर्टी होती है। यू कह रहा है 17वें वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन तक नीचे जाने पर धातुओं की ऑक्सीकारक क्रियाशीलता शिथिल हो जाती है। इसका अर्थ है कि फ्लोरीन इतनी क्रियाशील है, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी का 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु की सक्रियता घटती है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रियशील जो होगा वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। वो विलयन में से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि को विस्थापित कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं उसमें फ्लोरीन की सक्रियता सबसे ज़्यादा होती है, और वो विलयन में से ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन को विस्थापित कर सकती है। और फ्लोरीन जो होती है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये जल से ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल सकती है। जैसे यहाँ पे है हमारा H2O प्लस F2, तो क्या हुआ, F2 क्या बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु, ठीक है, F2 क्या बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये क्या काम करेगी, जल से क्रिया कर जाएगी, और जल से क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन को क्या करेगी, इसने विस्थापित कर देगी। यही कारण है कि फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की फ्लोरीन द्वारा विस्थापन अभिक्रिया सामान्य जलीय विलयन में घटित नहीं होती। दूसरी ओर ब्रोमाइड, आयोडाइड आयनों को उनके जलीय विलयन से क्लोरीन विस्थापित कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन जो होती है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को विस्थापित कर सकती है जलीय विलयन में से, लेकिन तथा जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन तथा आयोडाइड आयनों को जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है। तो देखो क्लोरीन ने क्या काम करा यहाँ पे, क्लोरीन ने ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ्लोरीन जो होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने की जैसा है वो क्या काम करेगी, जल से क्रिया कर जाएगी और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगी। यही कारण है कि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की क्लोरीन द्वारा विस्थापन अभिक्रिया सामान्य जलीय विलयन में घटित नहीं होती। जिसका मतलब यह है कि फ्लोरीन ही केवल जल से क्रिया कर सकती है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जल से क्रिया नहीं कर सकती। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की फ्लोरीन द्वारा विस्थापन क्रियाएं सामान्य जलीय विलयन में घटित नहीं होती। दूसरी ओर ब्रोमीन, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयनों को जलीय विलयन से क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर सकती हैं। इसमें हुआ क्या कि जो ब्रोमीन है तो इसी प्रकार ये तो होगी जलीय, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जल से क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को जलीय विलयन से क्लोरीन को विस्थापित कर रहे हैं। क्लोरीन जो है वो जलीय विलयन में से ब्रोमीन को और आयोडीन को बाहर निकाल सकती है। देखो क्लोरीन ने क्या काम करा, ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया बाहर। इसी प्रकार क्लोरीन जो है वो जलीय विलयन में से आयोडीन को भी बाहर निकाल सकते, विस्थापित कर दिया आयोडीन को भी। तो ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो ये वाली लाइन ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन ही केवल जल से क्रिया करके ऑक्सीजन को मुक्त कर सकती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती, लेकिन क्लोरीन जो होता है वो जलीय विलयन में से ब्रोमीन और आयोडीन को विस्थापित कर सकती हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने विस्थापित भी कर दिया। Cl ने क्या काम, क्लोरीन ने ब्रोमीन को विस्थापित करके ब्रोमाइड निकाल दिया। फिर और हमारे पास जैसे यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को विस्थापित कर सकती है। इसी प्रकार क्लोरीन वो ब्रोमीन और आयोडीन को विस्थापित कर सकती है और ब्रोमीन आयोडीन को विस्थापित कर सकती है जलीय विलयन में से। तो क्लोरीन ने जो आयोडीन को विस्थापित कर दिया जलीय विलयन में से। और ये तुम्हें ध्यान रखना है प्रयोगशाला में ब्रोमीन आयोडीन की परीक्षण विधि जिसका नाम परत परीक्षण है। तो प्रयोगशाला में ब्रोमीन आयन आयोडाइन का जो परीक्षण कर सकते हैं उसका नाम क्या है, परत परीक्षण विधि। तो ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन आयोडीन को विस्थापित कर सकती है, तो विस्थापित कर दिया इसने। अब असमानुपातन अभिक्रियाएं, असमानुपातन और अभिक्रियाएं किन अभिक्रियाओं को कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का कोई तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता हो, उसमें ऑक्सीकरण और उसी का ही अपचयन होता हो। देखो यहाँ पर असमानुपातन अभिक्रियाएं विशेष प्रकार की, ठीक है, अपचय अभिक्रियाएं हैं। असमानुपातन अभिक्रियाओं में तत्व की एक ऑक्सीकरण अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो सकती है। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि असमानुपातन अभिक्रियाओं में जो एक तत्व होता है उसको ऑक्सीकरण भी होता है और उसका अपचयन भी होता है और वो कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। तो असमानुपातन अभिक्रिया में सक्रिय पदार्थ का एक तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो असमानुपातन अभिक्रियाएं होती हैं, असमानुपातन अभिक्रियाएं जो होती हैं एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है, उसमें एक तत्व जो है कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है और उसी तत्व का ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और उसी तत्व का अपचयन भी होना चाहिए। तो क्रियाशील पदार्थ में यह तत्व माध्यमिक ऑक्सीकारक अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया में उस तत्व के उच्चतम तथा निम्न और तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है
यहाँ पे H2 का कितना +1 O की -1, क्योंकि प्रोक्साइड बॉन्ड है इनके बीच में, तो जब प्रोक्साइड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या -1 होगी। H की +1 O की -2 और यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर एक ही तत्व कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा होगा। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो O की कितनी यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर O की -2, यहाँ पर O कितनी होगी 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर रहा है इस अभिक्रिया में, और इसका अपचयन भी हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण भी। देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ से देखोगे तो -1 से -2, यानी कि ऋणात्मक संयोजकता क्या हो रही है, ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, और जब ऋणात्मक संयोजकता बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। और यहाँ पर ऋणात्मक संयोजकता क्या हो रही है, घट रही है, और जब ऋणात्मक संयोजकता घटती है तो वहाँ पर होता है हमारा ऑक्सीकरण। तो O2 का अपचयन भी हो रहा है और O2 का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और यहाँ पर O2 जो है वो कम से कम 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर रहा है, इसलिए एक ऐसी अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। फिर एक एग्जांपल और हमारे पास, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो होगा हमारे पास H2O2, ये आपको याद भी होना चाहिए एग्जांपल। जब H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, जब ये अपघटित होगा तो H2O + O2 में अपघटित हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए वाली अभिक्रिया। जब P4 है, OH + 3H2 PS3 H3PO2, ये वाली। यहाँ पर P की कितनी 0, तो यहाँ पर P की कितनी है -3, यहाँ पर P का कितना है 1। अब यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस है वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है, 0, -3 और +1 में। तो यहाँ पर P जो है 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें ये चेक करो कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन होना भी जरूरी है। देखो 0 से -3 तो ऋणात्मक संयोजकता बढ़ रही है, और जब ऋणात्मक संयोजकता बढ़ेगी तो क्या होता है, यहाँ पर अपचयन। यहाँ पर देखो 0 से कितना हो गया 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, धनात्मक संयोजकता बढ़ रही है, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण, यानी कि P का ही ऑक्सीकरण भी हो रहा है, P का अपचयन भी हो रहा है, और P जो है 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में बैठा हुआ भी है, इसलिए ये भी कैसी है, हमारे पास असमानुपातन अभिक्रिया है। और नेक्स्ट और एग्जांपल देख लो। यहाँ पे S की 0, फिर यहाँ पे S का -2, यहाँ पे S की कितनी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। यहाँ पे भी क्या हमारे पास जो सल्फर है S, वो 3 ऑक्सीकरण स्टेट में बैठा हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास ये रहा, Cl की कितनी है 0, यहाँ पे कितना है +1, यहाँ पे कितना -1। तो यहाँ पे जो Cl है वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ है, और यहाँ पे 0 से +1, तो यानी कि यहाँ पे तो हो गया ऑक्सीकरण, और 0 से -1 यहाँ पे हो गया अपचयन, यानी कि Cl का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, Cl का अपचयन भी हो रहा है, Cl का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और यहाँ पर Cl जो है 3 ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा हुआ भी है, इसलिए एक ऐसी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया है। ये भी आपको ध्यान, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमें चेक करना है क्या ये असमानुपातन अभिक्रिया है या नहीं है, तो चेक कर लो। यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना हो गया -1, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे F के निकाल लिया ना, तो OF2 है, O की -2 +1 +1। अब आपको ये ध्यान भी होना चाहिए ये वाला, कि जो हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होने के कारण धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, ठीक है। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये जब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसलिए ये जो है हमारे पास कैसी अभिक्रिया होगी,
ये असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो तीनों ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हैलोजनों में, ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है, जो हैलोजन होते हैं, हैलोजनों में फ्लोरीन असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व होता है, तो उस वजह से वो धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो जितने भी हैलोजन हमारे पास चार हैलोजनों में फ्लोरीन होता वो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो इसलिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अब यूँ करा है कि निम्न में कौन सा स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता। तो असमानुपातन प्रवृत्ति कौन नहीं दर्शाना है, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में होएगा। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 7, यानी कि ये जो एलिमेंट है हमारा वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में बैठा हुआ है, और जो तत्व अपनी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में बैठा हुआ होता है वो कभी भी असमानुपातन अभिक्रिया यानी असमानुपातन प्रवृत्ति रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ पर उन्होंने देख भी रखा है ClO4 असमानुपातन नहीं दर्शाता, क्योंकि U अपनी मैक्स उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में बैठा हुआ है, और जो तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में बैठा हुआ होता है वह कभी भी असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। अब ये करा निम्नलिखित ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं को क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। अब देखो यहाँ पर दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए योग अभिक्रिया होगी। यहाँ पे एक तत्व दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास सोडियम है वो क्रियाशील तत्व है, इसने क्या करा अंगुरा, ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया। तो क्या होगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। तो कैसे ही विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एन और जो है यहाँ पे प्लस के 4 प्लस के 3 और यानी कि यहाँ पे जो NO है वो NO, ये यू कौन सी है, असमानुपातन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो N है वो कम से कम 3 ऑक्सीजन अवस्था में बैठा हुआ है। तो ये कैसी होगी हमारे पास, असमानुपातन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हमने इनका क्लासिफिकेशन भी कर दिया। अब हमारे पास भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या, हमारे पास है भिन्नात्मक ऑक्सीजन संख्या। अब जैसे ये कुछ पॉइंट हैं आपको भी ध्यान होने चाहिए, कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ स्पेशल स्पीसीज हैं हमारे पास, जैसे C3O2, Br3O8, S4O6 इस पे की संरचनाओं में निहित इस परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं। ये बस आपको कुछ नहीं करना इसमें, वह डायरेक्ट इनका ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास जो C3O2 है, इसकी औसत ऑक्सीजन संख्या जो होती है 4/3 होती है। और हमारे पास जो Br3O8 है, इसकी औसत ऑक्सीजन संख्या होती है 16/3, क्योंकि आप ये जानते हो कितना होएगा, 2 दूनी 4, तो 4/3 आ जाएगा इसका। औसत ऑक्सीजन संख्या आएगी 4/3, Br3O8 की आएगी कितनी, 16/3। जैसा कितना निकाल कर भी दिखा रहा हूँ मैं, 3 गुणा x प्लस O की होगी 2 गुणा माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना 4/3। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास C3O2 है उसकी औसत ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, 4/3। इसी प्रकार Br3O8 है, तो Br को कितना 3 गुणा x,
3 गुणा x प्लस 8 गुणा ओ की कितनी होगी -2 बराबर कितना आ गया 0। तो यानी कि 3x माइनस का 8 दूनी 16 बराबर कितना 0। 3x बराबर कितना 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया 16/3। यानी कि यहाँ पे ऐसा निकाल दिया हमने। तो C3O8 की औसत ऑक्सीकरण संख्या होगी 4/3 और Br3O8 की औसत ऑक्सीकरण संख्या होगी 16/3। इसी प्रकार S4O6 2- की औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, इसकी और निकाल कर देख लो। S4O6 यानी कि कितना S की निकाल ली यहाँ पे, तो 4 गुणा x प्लस 6 गुणा -2 बराबर कितना है, चार्ज कितना है इसमें -2 का। तो 4x और 6 दूनी 12 बराबर -2 और 4x बराबर 12 - 2 यानी कि 4x बराबर कितना आएगा 12 में से 2 के 10 और x बराबर कितना आएगा 10/4 यानी कि x बराबर कितना 5/2। तो इस प्रकार हमने इनकी याद होनी चाहिए। तो C3O8 की औसत ऑक्सीकरण संख्या 4/3 आ गई, Br3O8 की औसत ऑक्सीकरण संख्या 16/3 और S4O6 2- की औसत ऑक्सीकरण संख्या आ गई कितनी 5/2। ठीक है, तो वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या उसकी संरचना से ही प्रदर्शित होती है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तुम्हें कुछ ध्यान रख लेना। Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4 कुछ अन्य ऐसी यौगिक हैं जो मिश्र ऑक्साइड हैं जिनमें प्रत्येक धातु की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या है। तो इनकी कैसी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। O2 एवं O2 में भी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है, +1/2 और +1/2 यहाँ पे ध्यान रख लेना है आपका। O2 एवं O2 में भी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, क्रमशः +1/2 -1/2। तो ये हमारे पास हैं। तो इनमें Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4 इनमें भी कैसे हैं मिश्र ऑक्साइड है इनके, इनमें भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। इसकी आएगी कितनी 8/3 आएगी, इसकी 4 दूनी 8/3 आएगी, इसकी आएगी 8/3। तो इनकी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है इनमें। और तो इसमें कोई ये क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का संतुलन करते हैं 3 मेथड से करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि से, और एक होता हमारे पास तो ये ऑक्सीकरण संख्या विधि होगी। उसके बाद में हमारे पास और इसमें कुछ खास है नहीं ज़्यादातर। ऑक्सीकरण अंग धारणा की सीमाएं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो Zn से इसमें क्या हो रहा, धनात्मक संयोजकता घट रही है, तो इसमें हो रहा अपचयन, इसमें भी क्या हो रहा अपचयन। तो दोनों क्या ही अपचयन अभिक्रियाएं हैं। तो जी डैनियल सर बनाते हैं वो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोडों को लेके ही बनाते हैं। तो डैनियल सेल कहते हैं जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो किसी बीकर में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती और धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। स्विच को ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि फर्स्ट नंबर पर Zn से Cu+ तक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से न होकर दोनों छड़ों को जोड़ने वाले धात्विक तार के द्वारा होता है, जो तीर द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख लो, इसमें क्या करते हैं हम, मैं यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से पूरी इसकी डिटेल बता रहा हूँ। ये हमने 2 बीकर ले लिए। अब हमने क्या काम करा, एक ये ले ली हमने क्या जिंक रोड, तो ये किसकी रोड ली हमने,
ये जो ले ली हमने जिंक रोड ली और जिंक सल्फेट के विलयन में से डुबो दिया, तो ZnSO4 के विलयन में से डुबो दिया। ये फिर ली हमने किसकी छड़, ये ली कॉपर की छड़, और इसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ठीक है, तो हमने जिंक की रोड ली और जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो यहाँ पर क्या होएगा, यू अपने आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूटने के बाद होगा क्या, तो इस पर प्लस के 2 चार्ज जाएगा, और यहाँ से जो हमारे पास इस पर प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होएगा एनोड, और क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, क्या हुआ धनात्मक संयुक्ता बढ़ रही है, और जब धनात्मक संयुक्ता बढ़ेगी तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो उसका नाम रख दिया हमने एनोड। उसके बाद ये हमारे पास जो दूसरा है सेल बनाया, तो वहाँ से हमने कैथोड की रोड ली यानी कॉपर की छड़ ली और उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। तो डुबोने के बाद में क्या होगा, जो Cu की +2 की फॉर्म में हमारे पास कॉपर, यहाँ पर Cu कौन सी फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, Cu2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनकर सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ धनात्मक संयोजकता घटी, जब धनात्मक संयोजकता घटती है तो वहाँ पे क्या होता है अपचयन। तो यहाँ से क्या होएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी कि एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर साइड की ओर मूव करते हैं, कैथोड की ओर चलेंगे, और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आना इकट्ठा हो जाएंगे, और इसका नाम रख दिया हमने कैथोड। कैथोड पर क्या होता है हमारा अपचयन, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण। तो एनोड का नाम रख दिया माइनस, कैथोड का होगा प्लस। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो याद रखना एनोड से कैथोड की ओर चलते हैं, और जो धारा का प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होगा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चलता है। तो हमें क्या करना है, डैनियल सेल बना लिया, और डैनियल सेल बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड को हम एनोड पर रखते हैं, वहाँ पर क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण, और जो कैथोड होता है वहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, वहाँ पर क्या होता है हमारा अपचयन। तो ये इसकी हिस्ट्री है। जो कॉपर और जिंक की छड़ें जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं में विभव का अंतर होने के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह संभव है। इस बात का ध्यान रखना है, इन दोनों में जब पोटेंशियल डिफरेंस है विभव का अंतर होगा, जब ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए इन दोनों में विभव का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, इन दोनों विलयनों में एक हम सेतु लगा लेते हैं। ठीक है, लवण सेतु। ये क्या हमारे पास एक यू आकार का एक लवण सेतु है जो इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है लगातार। तो लवण सेतु ये होता हमारा KCl KNO3 आदि का बना सकते हैं। अब ये क्या हमारे पास एक विद्युत रासायनिक श्रेणी है जो तुम्हारे याद होनी चाहिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो ये आपको याद होनी चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये यहाँ पर उल्टी है थोड़ी सी, चलो ऐसा कुछ नहीं है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, अपचय क्षमता बढ़ती है, सक्रियता भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, सक्रियता भी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज उल्टी होती है, ऑक्सीकारक क्षमता और अधातुओं की ठीक है सक्रियता, ये जो हमेशा घटेंगी। तो सबसे ज़्यादा अपचय क्षमता किसकी होती है, लिथियम की, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रबल अपचयक है ये वाला। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कितना, फ्लोरीन F। ये तुम्हें ध्यान रखना कि फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना बस। और हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी तत्व सभी, ठीक है, जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं वे विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, जो तत्व हाइड्रोजन से विलयन से ऊपर नहीं। ठीक है, जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो विलयन में से अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकते हैं, जो तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं
वे विलीन में से अपने से ऊपर वाले तत्व को विलीन में से विस्थापित नहीं कर सकते। प्रत्येक इलेक्ट्रोड के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीशीज की इकाई सांद्रता हो तो उसे 1 वायुमंडलीय दाब पर होना चाहिए तथा अभिक्रिया 298 केल्विन पर हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है उसका नाम मानक इलेक्ट्रोड विभव कब होएगा, उसके लिए स्पेशल केस है कि दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, ताप 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन होना चाहिए। तब यदि कोई अभिक्रिया 1 वायुमंडलीय दाब पर 225 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तब उनके बीच उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, वो याद रखना, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है हमेशा 0। ये कुछ चीज इसमें ध्यान रखा है कि वो अपचय उपचय अभिक्रियाएं में जो है अक्षकण और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो साथ साथ होती हैं। और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो योग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और असमानुपातन अभिक्रिया। तो इसमें कि ठीक है, तो ये बस यही था वो। आई होप आपको जो NCERT है उसकी लाइन बाय लाइन बिल्कुल मैंने एक्यूरेट अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करा दिया। तो इसी प्रकार हम हर चैप्टर के लाइन टू लाइन NCERT सीरीज लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराएंगे और लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कराते रहेंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।